हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कोलराश लॉ। अब देखो, कोलराश लॉ के अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल है और इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा ईजी पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशंस के बिहाफ पे चेक करना है, जिसको जनाब कोलराश ने अपने बेसिस पे नेम दे दिया। यहाँ ना तो कोई लिमिटिंग फैक्टर्स है ना कुछ है, सिर्फ बात करनी है तो मोलर कंडक्टिविटीज़ के बिहाफ पे जिनकी भी वैल्यूज आपको एग्जाम में जब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा तो दी जाएंगी। तो करना क्या है, कितना इजी लॉ है कि यहाँ पर आपको वैल्यूज गिवन है, सिर्फ प्लस और माइनस करना आना चाहिए, और वो कैसे करना है तो वो मैं सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात की जाए कि कोलराश लॉ एग्जैक्टली है क्या, तो हम इसको इन टर्म्स कहते हैं, इन जनरल पूछा जाए तो इट इज सिंपली माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो इसको इस नाम से भी पूछा जा सकता है आपके सामने क्वेश्चन में कि माइग्रेशन ऑफ आयंस कौन सा लॉ कहलाता है। तो बात समझ में आई, चर्चा दोनों तरफ से होनी चाहिए कि बाय द नेम आ जाए कोलराश लॉ तो भी आपको पता होना चाहिए, और माइग्रेशन ऑफ आयन कह दिया जाए वो भी इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, तो भी बात किसकी की जा रही है, कोलराश लॉ की। तो सुनिए, कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये इसका पूरा नेम हो गया। सबसे पहले मैं कहूंगी कि 1874 में कोलराश ने इसको फॉर्मुलेट किया था, जिसको नेम दिया अपने नेम से और कहा गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ठीक है, और मैंने अभी कहा क्योंकि वैल्यूज गिवन होंगी, हमें वहां पर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू निकालने का एफर्ट नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ जितना भी डेटा है वो सारा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड डेटा है जो आपको ऑलरेडी असाइंड है। बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑफ द कंडक्टिविटीज ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पहली चर्चा में क्या था कि जनाब के नाम से था कोलराश। ठीक है, दूसरी चीज इसको कहा गया इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, थर्ड चीज किस पे डिपेंड था, किस पे बेस था, ये बेस था एक्सपेरिमेंटल डेटा पे। और वो किसका था एक्सपेरिमेंटल डेटा, कंडक्टिविटीज। और कंडक्टिविटीज किसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स की। ये लो, तो ये हो गया कोलराश लॉ की बात। अब सुनो बड़े गौर से, सुन लो, साइड में लिख लो, होल ओवर वही चीज़ है। अब देखो, अब ये लॉ क्या कहता है, पहली चीज़ तो ये कि एट इनफाइनाइट डिल्यूशन द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट। कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात की जा रही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कैसी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगी। साथ साथ तो आप कह सकते हैं कि ईच आयन जो है वो अपना डेफिनेट कंट्रीब्यूशन कर रहा है। लाइकवाइज इसको समझिए ऐसे कि यहाँ पर जब कंप्लीट डिसोसिएशन की बात हो रही है तो मैंने कहा अगर 100 मोल्स, तो क्या कहेंगे आप कि कंप्लीटली 100 मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे 50 एंड 50 में। लाइकवाइज इन द सेंस कि मैंने आपसे कहा कि आपको ये जो डिसोसिएशन है अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है, इनडेफिनेट हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा, तो याद आ जानी चाहिए डिसोसिएशन की बात, जिसमें मैंने आपको अल्फा की वैल्यू से चीज़ें बताई थी। अपन ने अल्फा 100% भी देखा है और अल्फा लेस देन 100% भी देखा है, तो वही केसेस यहाँ भी रिलेट करने हैं। तो सुनिए, एट इनफिनिट डिलीशन डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, और हम कह सकते हैं ईच आयन मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन एसोसिएटेड विद इट। इनका मतलब क्या है कि जैसे मैंने कहा कि अगर मैं CH3COOH ले रही हूँ, इसका डिसोसिएशन करवाती हूँ तो क्या होगा, CH3COO- प्लस H प्लस। ये कहा इन्होंने, ये लीजिए। तो अब इनका कहना है कि अगर मैंने यहाँ पर 100 मोल्स लिए हैं तो ये डिसोसिएशन कंप्लीट होगा 50 प्लस 50 का। तो ओवरऑल यहाँ पर अल्फा आपका कितना आ गया, 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हम कहना चाह रहे हैं। अब सुनिए ध्यान से, देयरफॉर द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। तो इसी को हमको यहाँ लिखना सीखना है। पहली चीज़ तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे कैप के फॉर्म में। जब कभी भी नीचे इलेक्ट्रोलाइट लिखा है, मतलब जिस इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में बात की गई है, या फिर वहाँ पर उसका फॉर्मुलेशन होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक है, फॉर्मूला बेस्ड होगा। दूसरी चीज़, इसको आप कहते हैं सिंपला कैल, जो है कैप से आप इसको डिनोट करते हैं। अब आप यहाँ पर कहेंगे कई बार लिखा दिखेगा M, कई बार लिखा दिखेगा EQ। इनका मतलब क्या है, यहाँ बात की जाएगी मोलर कंडक्टिविटीज के बिहाफ पर और यहाँ बात की जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज के बिहाफ पर। ये दो चीज समझ लीजिए। ठीक है, ये मोलर और यहाँ
इक्विवेलेंट। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, इलेक्ट्रोलाइट दो फॉर्म में डिसोसिएट हो रहा है, प्लस में और माइनस में। अभी यहाँ हमने ये बीच में जीरो क्यों लगाया है? एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, सिंपली सा इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में बात की है। अब देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमने कहा जीरो कंसंट्रेशन की बात, और कंडक्टेंस अगर चेक किया जा रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंप्लीटली डिसोसिएशन, तो हमने कह दिया जीरो कंसंट्रेशन, ठीक है। लेकिन वहाँ आप देखिए कि जो कंडक्टेंस है सॉल्यूशन में, मैंने अभी आपको बताया मोलर और इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में, और जब ये यहाँ नॉट लग रहा है तो ये इसी के चेंज को बता रहा है, ठीक है। याद आएगा गिब्स में भी हम जब चेंज देखते थे तो नॉट से रिप्रेजेंट करते थे। अब देखो एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अ पॉइंट ऑफ वॉल्यूम व्हेन कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या है कंडक्टेंस? कैप एम, जिसको हम मोलर कंडक्टेंस कह रहे हैं यहाँ पे, इज सैचुरेटेड नोन एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि व्हाट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन और व्हाट इज जीरो पॉइंट कंसंट्रेशन। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये वो पॉइंट है वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस जो है सोल्यूशन की, यानी कि मोलर कंडक्टेंस की यहाँ बात हो रही है, वो सैचुरेट हो जाएगी, उसी को कहा जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट या फिर जीरो कंसंट्रेशन पॉइंट। सो दिस नोट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो दो पॉइंट समझ में आए। हमने यहाँ से क्या समझा? कंडक्टेंस को हमने लिखना सीख लिया, मोलर और इक्विवेलेंट के बिहाफ पे दोनों में चेक कर लिया जाएगा। अब आओ, अब जो याद रखना है, जब भी बात होगी डाइल्यूशन के बेसिस पे, तो मोलर कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डाइल्यूशन के। तो इस पॉइंट से क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी, और वो कब बढ़ेगी? जब डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर इसी में मैं कप्पा को रिलेट करूं तो कप्पा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर कप्पा बढ़ रहा है तो डाइल्यूशन कम होगा तभी बढ़ेगा। तो हमारी इनिशियल कंडीशन क्या होगी? डाइल्यूशन वाली, कि मेरे को डाइल्यूशन कितना बढ़ाना है और कितना कम करना है। अगर जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर क्या बढ़ेगा? मोलर कंडक्टेंस, और उतना ही ज़्यादा कप्पा यहाँ पर क्या होगा? कम हो जाएगा। तो दोनों ही वाइस वर्सा प्रोसेस हैं, तो ये फैक्टर भी याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है। अब आओ, अब यहाँ पर जो अभी हमने ये लिखे थे लैम्डा नॉट प्लस और माइनस के केस में, ये क्या है? लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, क्योंकि मैंने कहा कोई भी है जब डिसोसिएट होगा तो प्लस और माइनस आयनिक फॉर्म में ही होगा, तो वो आयन्स हैं, कैटायन और एनायन। हाउएवर द कोलराश लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज़, जिनको मैंने अभी ये रिप्रेजेंटेशन बताया। सो द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग की बात की जा रही है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो सम होती है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। यानी सीधी भाषा में बात की जाए तो क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल है जब वो डिसोसिएट हो रहा है अपनी आयनिक फॉर्म में, तो जितना उनका कंट्रीब्यूशन है उसी को यहाँ पर इस टर्म में थोड़ा सा घुमा के लैंग्वेज को, क्योंकि फैक्टर अपने को वो लेना है, सिर्फ रख दिया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ क्या होंगी? वो कंट्रीब्यूशन आयंस का जो वहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं डिसोसिएशन के बाद भी। बस आ जाओ, तो कैसे कहोगे? द मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट किससे रिप्रेजेंट की जाती है मोलर के लिए? म्यू नॉट इलेक्ट्रोलाइट से। तो देखो यहाँ आप इसको निकालेंगे, म्यू जीरो इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू एन प्लस, यहाँ एन हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, म्यू जीरो प्लस प्लस एन माइनस म्यू जीरो माइनस। तो हमने कैटायन और एनायन दोनों के रिस्पेक्ट में लिख लिया। तो यहाँ पर ये कौन है? म्यू प्लस और म्यू माइनस, ये ही है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़। तो ये रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। ये है सिंपल मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और अगर म्यू में है, अब प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, तो ये क्या होगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। इसके साथ ही मैंने एक बताई थी इक्विवेलेंट, तो ये क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और ये इतना इजी टॉपिक है, इतना ज़्यादा, कि यहाँ पर सारी वैल्यूज़ दी होंगी, सिर्फ प्लस माइनस करना है। और प्लस माइनस कैसे करोगे? जो भी मॉलिक्यूल दिया उसको आयंस में डिसोसिएट करो, कितने कितने नंबर ऑफ मोल्स या फिर उनकी एनर्जीज गिवन है उसको प्लस माइनस कर दो। अब देखो n प्लस और n माइनस क्या है? स्टाइक्योमेट्रिक नंबर्स हैं। यहाँ n प्लस और n माइनस क्या है? स्टाइक्योमेट्रिक नंबर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फॉर्म ड्यूरिंग द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि हम कई बार रिएक्शन देखते हैं कि ट्वाइस ऑफ H2O हमने यूज़ किया, ठीक है, तो एज पर द मोल्स डिसोसिएट आफ्टर डिसोसिएशन, तो वही स्टाइक्योमेट्रिक नंबर्स हैं। आइए
अब यहाँ पर कुछ बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस की और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन की कोलराश लॉ के, क्योंकि कोलराश लॉ है ही इतना सा पार्ट है, वैल्यूज़ गिवन है, न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा, प्लस करना है माइनस का आयंस के अकॉर्डिंग। सब चीज़ समझ में आ गई। एन क्या दिखा रहा है, स्टाइक्योमेट्रिक नंबर्स, म्यू क्या दिखा रहा है, लिमिटिंग कंडक्टिविटीज़। अब आ जाओ एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल बेसिस पे चेक करते हैं। कोलराश ने ऑब्जर्व किया कि इनफाइनाइट डिल्यूशन पे जो डिफरेंस होता है कंडक्टिविटीज़ का, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये कांस्टेंट होता है। ये हमने एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल डेटा से चेक किया है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो याद कर लो और लिख लो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो डिफरेंस होता है कंडक्टिविटीज़ का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दूसरी चीज़ किसके रिस्पेक्ट में बात की जाएगी, एनायंस के रिस्पेक्ट में। अब देखो ये कंडक्टिविटीज़ अब मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखो सॉल्ट पेयर्स मैंने दिए हैं, साथ साथ हम लोगों ने कंडक्टिविटी की वैल्यू ली हुई है और उसका डिफरेंस हमें यहाँ चेक करना है। तो मेरे जो पहला सॉल्ट पेयर है वो है NaCl और KCl। इस पेयर के अंदर आप चेक करो कि अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूँ, यूनिट ठीक है, यूनिट है आपकी मो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यहाँ अगर NaCl कंडक्टिविटी देखोगे तो कितनी है, 108.90, जबकि KCl की कंडक्टिविटी कितनी है, 130.10। तो यहाँ पर आपको उसका डिफरेंस ही चेक करना है, जस्ट टू फाइंड आउट व्हाट, जस्ट टू फाइंड आउट, क्योंकि ये आपके पास कैसा डेटा है, एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल डेटा है जो आपको क्लियरली दिया हुआ है। तो बस आपको यहाँ से इस टेबल को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, और नहीं भी रखोगे तो वहाँ पर मिलेगा। तो हमारे डिफरेंस निकालना आता है, इसमें से इसको माइनस कर दो। अब ऐसे ही NaNO3 और KNO3 में मैं देखूँ तो NaNO3 की कंडक्टिविटी कितनी है, 105.33, जबकि KNO3 की कितनी है, 126.50। तो ऐसे ही हमने इसका बेसिक डिफरेंस भी चेक किया तो 21.17। आप डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पर 0.03 के डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। अब लास्ट वाले में देखो, मैंने जब देखा NaBr और KBr तो यहाँ रेशियो है 111.10 और 132.30। तो इसका डिफरेंस भी चेक किया। तो आप यहाँ देखो, अगर इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटीज़ के डिफरेंस को चेक किया जाए, कौन कौन सा केस है, NaCl एंड KCl, इसके केस में भी कितना है डिफरेंस, 21.20, और NaBr एंड KBr इसके डिफरेंस कितना है, 21.20। दैट मीन्स व्हाट, कि इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटीज़ का डिफरेंस नियरली सेम होता है, क्योंकि ये हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा से प्रूव्ड है और हमने इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी चेक किए हैं। और अगर NaNO3 और KNO3 को देखोगे तो माइनर सा डिफरेंस है 0.03 का, दैट इज 21.17। ठीक है, चलो अब आओ। अब कोलराश आर्ग्यू करते हैं कांस्टेंट डिफरेंस इन द कंडक्टिविटीज ऑफ अबव पेयर्स कैन बी ascribed टू द फैक्ट दैट द मोबिलिटी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, क्योंकि यहाँ मैंने किसकी बात की है, सोडियम और पोटेशियम आयंस की डिफरेंट सॉल्ट पेयर में। क्या कहा था, सोडियम और पोटेशियम आयंस की मोबिलिटी कैसी होती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो हमने उसको डिफरेंट सॉल्ट पेयर्स में चेक किया है। अब इस बात पे कोलराश जी ने किया आर्ग्यू, और उन्होंने कहा कि जो मोबिलिटी है सोडियम और पोटेशियम आयंस की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो कभी भी नेचर ऑफ काउंटर आयन से इन्फ्लुएंस नहीं होगी। What I said, I repeat it again, कि जो मोबिलिटी है सोडियम और पोटेशियम आयंस की इन्फिनिट डिल्यूशन पे कभी भी नेचर ऑफ काउंटर आयन से इन्फ्लुएंस नहीं होगी। इस चीज़ को उन्होंने यहाँ पर रखा। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो आयंस हैं लो कंसंट्रेशन वाले, वो माइग्रेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और माइग्रेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, साथ साथ दे आर इंडिपेंडेंट टू। तो क्या आप ये कह सकते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो सेम आयनिक कंडक्टेंस शो कर रहे हैं, किसके इर्रिस्पेक्टिव देखते हुए, नेचर ऑफ काउंटर आयन के इर्रिस्पेक्टिव। मतलब यहाँ से एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि अगर लो कंसंट्रेशन वाले आयंस भी हैं और वो माइग्रेट कर रहे हैं, किसके अंदर माइग्रेट कब करेंगे, जब आप वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे कि ये एक इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमारा लॉ ही क्या है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है लो कंसंट्रेशन के अंदर भी, दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं सेम आयनिक कंडक्टेंस शो करेंगे। मतलब इनको काउंटर आयन से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनके नेचर से कंडक्टेंस सिमिलर होगी। चलो अब इसकी एप्लीकेशन भी चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन में फर्स्ट पार्ट देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। तो कोलराश लॉ कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लिमिटिंग कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो पहली चीज़ ये समझ लो कि जो कोलराश लॉ था
ये मेजरली एप्लीकेबल ही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे था, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या है, हम इजीली डेटा को कैलकुलेट कर पाए थे और देख पाए थे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे ये एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, इसका डेटा इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होना चाहिए और हमारे पास उसकी वैल्यूज़ होती हैं। मेजरली ये जो इसका पार्ट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ही इसका मेजर रोल प्ले किया गया है कोलराश लॉ का। तो सुनो, पहली चीज़ पता चल गई। दूसरी चीज़ कि अगर कैलकुलेशन की जाए लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, किसकी, एसिटिक एसिड जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कैसे लिखा जाएगा। देखो, अगर कोलराश लॉ अप्लाई करना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पर एसिटिक एसिड ले लेती हूँ, CH3COONA है, HCl और NaCl। तो इन सबको कैसे लिखा जाएगा, मैंने क्या कहा था, आयंस में तोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आयंस में तोड़ना है। तो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेशन है ये कंडक्टेंस को लेके, तो CH3COOH। इसको जब आयनिक फॉर्म में तोड़ोगे तो कैसे लिखोगे, लैम्डा CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ऐसे ही लिखोगे। ऐसे ही दूसरे वाले का लिख लो, CH3COO का प्लस और माइनस दोनों में तोड़ दोगे, Na प्लस और CO माइनस, ऐसे HCl H प्लस Cl माइनस, NaCl Na प्लस एंड Cl माइनस। तो कुछ भी नहीं है, इतना सा है। और आयन में डिसोसिएशन करना तो आपको शुरुआत से ही सिखाया जा रहा है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है तो क्या है, एक तो ये रिप्रेजेंटेशन, दूसरा ये रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो अब हमें यहाँ पर देखनी है अब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। पहले हमने देखी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और अब हमें चेक करना है इसका क्या, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जिसको आप कहते हैं अल्फा। हमने दो चीज़ पढ़ी थी, डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन। अब यहाँ हमको देखनी है आयनाइजेशन, दैट इज 1 माइनस अल्फा भी कहा जाता है। सो द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज इक्वल। अब आप कहेंगे डिसोसिएशन क्यों नहीं, क्योंकि डिसोसिएशन के केस में तो हमने अल्फा 100% चेक किया है हर बार। आयनाइजेशन में ही हम कहते हैं दैट इज रेस्पेक्ट टू लेस देन कितना, 100%, तभी तो हम 1 माइनस अल्फा का कॉज लेके चलते हैं। बिल्कुल। तो सुनो, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे वो इक्वल होगी उसके एक्चुअल नंबर ऑफ आयंस जो फॉर्म होने वाले हैं उसके रेशो के। क्या कहा मैंने, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो इक्वल होगी जो नंबर ऑफ आयंस फॉर्म होने वाले हैं उसके रेशो के। क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर पार्शियल आयनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, पहली चीज़ तो। क्योंकि और वो पार्शियल आयनाइजेशन क्यों होगा, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन से पहले पार्शियल आयनाइजेशन का प्रोसेस आप देखते हैं। तो यहाँ से ये बात समझ में आई, किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ आयंस फॉर्म ड्यू टू पार्शियल आयनाइजेशन। चलो, तो यहाँ से अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूँ तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड ड्यू टू पार्शियल डिसोसिएशन अपॉन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट डिसोसिएशन। उसी को हम आयनाइजेशन कह रहे हैं होल ओवर। सो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो कंडक्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, दिस इज योर कंडक्टेंस, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, नंबर ऑफ आयंस के। ये लीजिए, एंड द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज इक्वल टू द कंडक्टेंस रेशियो। कैसे, ये लीजिए। अब अल्फा को आप कैसे लिखेंगे, C अपॉन नॉट कंसंट्रेशन के बेसिस पे, और इसको कैसे, डिसोसिएशन के बाद का आप दिखाते हैं प्लस और माइनस के फॉर्म में, जहाँ पर ये क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे। दिस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर कैटायन एंड फॉर एनायन। तो इस तरीके से करनी है चेक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ जहाँ हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। चलो, अब हम यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे एसिटिक एसिड की। मैंने CH3COOH लिया, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर इसकी बात की गई है CH3COOH की, तो अगर इसको मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्म में देखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, गिव्स CH3CO माइनस प्लस H प्लस, इसी फॉर्म में हम लिखेंगे। अब यहाँ आप चेक करो, जब आपको ये निकालना है तो हमें 1 to 1 वैल्यूज़ चाहिए। तो अब मैं अगर देखूँ कि CH3CO माइनस फिर HB, तो मुझे तीनों चारों वैल्यूज़ देखनी होंगी। तो यहाँ आपको देखो वैल्यूज़ गिवन है, मैंने कहा था कि एग्जाम में गिवन होंगी। तो HCl की वैल्यू आपको मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है 426 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐसे ही NaCl के रिस्पेक्ट में दी गई है 126 और CH3COONA के केस में 91। तो अब यहाँ से देखो, अगर मैं इस रिएक्शन को चेक करूँ तो डायरेक्ट CH3COOH की कहाँ से आएगी, पहले मुझे ये माइनस वाली लेनी पड़ेगी। तो इस आयनिक फॉर्म की मैं लूँ,
तो वो मुझे कहाँ से मिलेगी, इस CH3COONA से। तो यहाँ से मैंने वैल्यू ली 91। अब फिर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे H भी चाहिए, और वो H कहाँ से मिलेगा मुझे, HCl से। मैंने HCl की वैल्यू रख ली 426, माइनस किया मैंने यहाँ से NaCl, क्योंकि उसमें क्या है साथ में HCl, तो मुझे वो हटाना भी पड़ेगा, तो मैंने माइनस कर दिया NaCl। तो होल ओवर यहाँ पर जाके आपको किसकी कंडक्टिविटी मिली है, ये CH3COOH, क्या आ जाएगी 391। तो आपको ऐसे इसको पिक करना आना चाहिए। आपको इंडिविजुअल वैल्यूज़ वहाँ पर दी होंगी, लेकिन ये नहीं कि CH3COOH पूछा है तो H अपनी मर्जी से। अब इंडिविजुअल H की वैल्यू आपके पास है नहीं, तो H कहाँ से लिया, HCl से। CH3COO माइनस की वैल्यू आपने कहाँ से ली, इस वाले रेस के, ठीक है। और फिर हमने से इसमें से माइनस NaCl की वैल्यू क्यों की है, क्योंकि यहाँ पर हमने HCl का कंप्लीट लिया था, तो वहाँ से आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये लो, आपके पास एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी क्या आई, 391। चलो बात समझ में आई। तो देखो कोलराश लॉ इतना छोटा सा टॉपिक था जो हमने कर लिया कवर। इसमें बहुत ज़्यादा ब्रीफ डिस्कशन नहीं था, बस इतनी बात समझनी थी, व्हाट इज़ मोलर कंडक्टिविटी, व्हाट इज़ लिमिटिंग मोलर, व्हाट इज़ इक्विवेलेंट वन, एंड व्हाट इज़ अबाउट द म्यू, एंड व्हाट इज़ अबाउट द स्टोइकियोमेट्रिक नंबर्स। बस वैल्यूज़ ऐसे ही गिवन होंगी, प्लस और माइनस करना है। समझ गए मेरी बात, बहुत बढ़िया। तो चलो बहुत छोटा सा सेशन था ये वाला। अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपके साथ बैटरीज़ के साथ, तो अपनी अपनी बैटरी चार्ज रखना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, चलो फटाफट से, थैंक यू।